गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हम क्रिस्टल संरचना का निर्धारण की बात कर रहे थे। क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, इसको हम एक बार से वापस देखेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार से वापस देखेंगे क्रिस्टल संरचना का निर्धारण को। तो कैसे किया था क्रिस्टल संरचना का निर्धारण हमने कि ब्रैग विधि द्वारा परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता द्वारा थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। ब्रैग विधि द्वारा परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता द्वारा क्या किया जाता है? थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो परावर्तित एक्स विकिरण की, पहले ब्रैग विधि द्वारा परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता द्वारा, एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता द्वारा थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। परावर्तन कोण थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। क्या है? ब्रैग विधि द्वारा परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर या उच्चतम तीव्रता द्वारा थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर घनीय क्रिस्टलों में सामान्यतः थीटा के 3 मान प्राप्त होते हैं। घनीय क्रिस्टलों में सामान्यतः थीटा के कितने मान प्राप्त होते हैं? 3 मान प्राप्त होते हैं। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, जिन्हें थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः घनीय क्रिस्टलों में थीटा के 3 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, सामान्यतः घनीय क्रिस्टलों में थीटा के 3 मान प्राप्त होते हैं, जिन्हें थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 के रूप में दर्शाया जाता है। जिन्हें थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जिन्हें थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 के रूप में दर्शाया जाता है। अब इन थीटा के मान ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। और क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी से क्या किया जाता है? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो थीटा के मान क्या करेंगे? हम ब्रैग समीकरण में रखेंगे और ब्रैग समीकरण में रखने के बाद हम क्रिस्टल तलों के मध्य की क्या करेंगे? दूरी ज्ञात करेंगे। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी से क्या होगा? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। ठीक है, तो थीटा के मान ब्रैग समीकरण में रखकर थीटा के मान ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी डी ज्ञात की जाती है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी जो है वो डी ज्ञात की जाती है। ठीक है, रखकर क्रिस्टल तलों के मध्य की
दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, और क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी से फिर क्या किया जाता है, क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो अब ब्रैग समीकरण क्या है? ब्रैग समीकरण क्या है हमने पढ़ रखा है। ब्रैग समीकरण क्या होता है? तो ब्रैग समीकरण एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 2d sin थीटा, है ना। ब्रैग समीकरण क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। एन लैम्डा ब्रैग समीकरण, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो d इज इक्वल टू क्या आया, d इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा, एन लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा, एन लैम्डा अपॉन क्या आया, 2 sin थीटा। ठीक है, अब d या d समानुपाती 1 अपॉन sin थीटा, जहां 2 लैम्डा और n क्या है, 2 लैम्डा और n है निश्चित है। क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो d समानुपाती क्या आया, 1 अपॉन sin थीटा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी d sin थीटा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी d जो है वो sin थीटा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर 3 पॉइंट हो गए। फिर नेक्स्ट आता है अपने चौथा पॉइंट कि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के मध्य के अनुपात से, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या था, क्रिस्टल तलों के मध्य की, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है। से क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना निम्न प्रकार निर्धारित होती है, निम्न प्रकार निर्धारित होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण हम निम्न प्रकार करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी का अनुपात, यहां पे लिख लेते हैं अपन, तलों के मध्य की दूरी का अनुपात। ठीक है, यहां लिख दिया अपन तलों के मध्य की दूरी का अनुपात। ठीक है, फिर तो तलों के मध्य की दूरी का अनुपात क्या है, d1 0 0 अनुपात d1 1 0 अनुपात d1 1 1। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टल तलों के मध्य की क्या है, दूरी का अनुपात है। फिर क्या होगा, अब इनके लिए साइन थीटा, इसके लिए क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। डी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के समानुपाती होता है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अनुपात 1 अपॉन साइन थीटा 2 अनुपात 1 अपॉन साइन थीटा 3। ठीक है, तो d1 1 0 के लिए 1 अपॉन साइन थीटा 1, d1 0 0 के लिए, d1 0 0 के लिए 1 अपॉन साइन थीटा 1, d1 1 0 के लिए साइन थीटा 2 और d1 1 के लिए क्या है, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 3।
ठीक है, फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे साधारण घन लिया। ठीक है, साधारण घन, साधारण घन के लिए क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी तो यही रहती है, D100, D11 और D110 और D11। ठीक है, क्या रहती है दूरी? D100, D110 और D111। तो साधारण घन का एग्जाम्पल क्या है? साधारण घन सिंपल क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल है KCl। एग्जाम्पल क्या है? KCl। ठीक है, तो अब इसके लिए D110 का मान क्या होगा? 1। D110 का मान क्या होगा? 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 कहां से आया, है ना? ये 1 कहां से आया? तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी क्यूबिक अपॉन क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी DHKL क्या होती है? DHKL, HKL क्या है? ये जो नीचे वाले मान है A B C के जो मान होते हैं ना 100, ये HKL के मान। ठीक है, ये 100 है ना, वो HKL के मान है। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला क्या है? A अपॉन अंडर रूट DHKL इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो DHKL का सूत्र क्या है? A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन? H, K और L के मान रखेंगे। H का मान क्या है? 1, K का मान क्या है? 0 और L का मान क्या है? 0। ठीक है, तो मान रख देते हैं A अपॉन अंडर रूट H का मान क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, K का मान क्या है? प्लस 0, 0 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है, L का मान क्या है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने से क्या आता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 0 होंगे, तो ये क्या आया? 1 अपॉन 1। ठीक है, 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या? अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या आया? 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है, तो इस तरह से D110 की वैल्यू आई 1। इसी तरह से इसकी लेते हैं अपन D110 की। D110 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, DHKL इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट H की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस K की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस L की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, A अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो A अपॉन अंडर रूट 1, फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 0 का तो 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, तो ये क्या है? A अपॉन अंडर रूट 2 या 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो D110 की वैल्यू क्या आई अपने पास? 1 अपॉन अंडर रूट 2। D110 की वैल्यू क्या आई अपने पास? 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से D11 की निकालेंगे तो यहाँ पे D11 के लिए H का मान 1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 क्या हो जाएगा? 3, तो अंडर रूट क्या आया? अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो D11 के लिए का क्या मान आया? 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से अपन ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसका मान तो आया। सिंपल क्यूब के लिए D110 का मान है 1 और D
D100 के लिए, D100 के लिए सिंपल क्यूब के लिए D100 का मान क्या है? 1 है। अब D110 का मान क्या होगा? D110 का मान क्या था? अभी अपन ने निकाला 1/√3। और D11 का मान क्या होगा? 1/√3। ठीक है, तो 1/√2 और 1/√3। ठीक है, तो सिंपल क्यूब के लिए, सिंपल क्यूब यानी कि साधारण घन के लिए D100 का मान होता है 1, D110 का मान होता है 1/√2 और D11 का मान क्या होता है? 1/√3। और ये वैल्यू कैसे निकाली? तो उसके लिए ये फॉर्मूला था जिसमें अपन को H के और L के मान रखने थे और उसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने से क्या आती है? ये वैल्यूज आती है। ठीक है, फिर ये तो है ही तलों के मध्य की दूरी। 1 मिनट, तलों के मध्य की दूरी। ठीक है, फिर दूसरा था कि दूरी का अनुपात। दूसरा लेते हैं अपन ये सिंपल घन के लिए था, साधारण घन के लिए था। नेक्स्ट अपन लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? CaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसके लिए D100 का मान क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और D100 का मान क्या है? 1। अब D110 का मान क्या है? इसके लिए अनुपात 2/√2, 2/√2। ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा? 1/√3। क्या आएगा? 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए D100 का मान क्या आया? 1। D110 का मान क्या है? 2/√2 और D111 के लिए क्या मान आया? 1/√3। ठीक है, फिर इसी तरह से हम FCC के लिए लेते हैं। FCC के लिए तीसरा कौन सा है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। इसका एग्जांपल क्या है? NaCl। ठीक है, एग्जांपल क्या है? NaCl। इसका एग्जांपल क्या है? NaCl। क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो HCC में NaCl के लिए D100 का मान क्या होगा? 1। ठीक है, अनुपात D110 के लिए FCC का मान होगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, और D111 के लिए क्या मान होगा? 2/√3, 2/√3। ठीक है, तो क्या आया? 2/√3। तो इस तरह से क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से हम क्या करेंगे? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगर दूरियों का अनुपात ये है तो क्रिस्टल संरचना कौन सी होगी? FCC होगी। अगर दूरियों का अनुपात 2/2√2 अनुपात 1/√3 है। ठीक है, तो ये अनुपात है क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी का। अगर ये अनुपात है तो कौन सी क्रिस्टल संरचना होगी? BCC। तो कौन सी क्रिस्टल संरचना होगी? BCC। और अगर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी का अनुपात ये है 1/1/√2 अनुपात 1/√3,
3। तो ये कौन सी क्रिस्टल संरचना होगी? ये सिंपल घन या सिंपल क्यूब यानी कि साधारण घन की क्रिस्टल संरचना होगी। कौन सी संरचना होगी? क्रिस्टल संरचना साधारण घन की, साधारण घन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी के अनुपात के आधार पर क्या करते हैं? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने आती है सेकेंड विधि, पाउडर विधि। जो क्या थी? पहली विधि क्या थी? ब्रैग विधि थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी विधि है? पाउडर विधि। पैटर्न के अध्ययन की सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारण की 3 विधियां थी ना, जिसमें से अपन ने पहली विधि पढ़ी थी ब्रैग विधि। अब हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड कौन सी है? पाउडर विधि। पाउडर या चूर्णी विधि, पाउडर या चूर्णी विधि। देखो यहां नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पाउडर विधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक बार वापस से वो वाला बता लेती हूँ। ठीक है, NaCl था, यहाँ FCC थी। ठीक है, तो FCC में क्या लेंगे? डी तलों के मध्य की दूरी क्या लेंगे? FCC में तलों के मध्य की दूरी लेंगे D200, D220, D200, D220 और D111। ठीक है, D111 ये लेंगे। ठीक है, ये लेने के बाद अपन क्या करेंगे? DHKL में क्या करेंगे? ये वैल्यूज पुट करेंगे अपॉन H² प्लस K² प्लस L²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये डिटेल में बाद में लेंगे इसको, जब हम क्रिस्टल संरचनाएं पढ़ेंगे ना उसमें इसको डिटेल में लेंगे। ठीक है, फिर जो वैल्यू आई थी इसके लिए 1 अनुपात 1 अपॉन 1 अनुपात 1/√2 अनुपात 1/√2 अनुपात 2/√3। ठीक है, ये जो वैल्यू कैसे आई वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हम क्रिस्टल संरचनाएं पढ़ेंगे ना उस समय। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे चूर्णी विधि, पाउडर विधि या चूर्णी विधि। ठीक है, पाउडर विधि। क्या है पाउडर विधि या चूर्णी विधि? क्या है? टाइम है सर? एक मिनट। तो पाउडर विधि या चूर्णी विधि क्या है? तो इस विधि में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में प्रादर्श के स्थान पर क्रिस्टल को चूर्ण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में एक बार बोल के आपको समझा लेती हूँ, पीछे टाइम कम बचा है, 5 मिनट ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बोल के समझा लेती हूँ, फिर डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस विधि में क्या किया जाता है? एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में प्रादर्श के स्थान पर क्रिस्टल को चूर्ण, क्रिस्टल के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा? क्रिस्टल के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा कि एक्स विकिरण का सभी संभव तलों से क्या हो जाएगा? हो पाएगा, परावर्तन हो पाता है। क्या क्रिस्टल को चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है? पाउडर विधि में क्या किया जाता है कि क्रिस्टल को चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे एक्स विकिरण का सभी संभव तलों से परावर्तन हो पाता है। ठीक है, फिर परावर्तित एक्स विकिरण जो है
परावर्तित एक्स विकिरण जो है वो एक्स विकिरण सक्रिय फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित की जाती है। एक्स विकिरण, परावर्तित एक्स विकिरण सक्रिय फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या की जाती है? आपतित की जाती है, जिससे निर्मित निश्चित पैटर्न से क्या किया जाता है? तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, फिर तलों के मध्य की दूरी से क्या करते हैं अपन? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर परावर्तित कोण थीटा तथा तलों के मध्य की दूरी डी फोटोग्राफिक प्लेट पर निर्मित वृत्त की त्रिज्या के साथ निम्न संबंध दर्शाते हैं। परावर्तित कोण थीटा, तलों के मध्य की दूरी डी और फोटोग्राफिक प्लेट पर निर्मित वृत्त की त्रिज्या में निम्न संबंध होता है। थीटा इज इक्वल टू, क्या संबंध होता है? थीटा, परावर्तित कोण थीटा इज इक्वल टू 4 डी इंटू 360 डिग्री अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, क्या है थीटा का मान? थीटा का क्या? सर थीटा, तलों के मध्य की दूरी डी और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो वृत्त निर्मित होता है उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है। थीटा इज इक्वल टू डी इंटू 360 डिग्री अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे अपन? दूरी डी निकालेंगे। तो दूरी डी कैसे आया? डी निकालनी है अपन को, तो थीटा 4 पाई आर अपॉन क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। तो d इज इक्वल टू क्या आया? थीटा इंटू 4 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो अब परावर्तन कोण थीटा का मान तो परावर्तित विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर ज्ञात किया जाता है। परावर्तन कोण ये जो थीटा है इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है? परावर्तित विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। और आर किससे ज्ञात करेंगे? फोटोग्राफिक प्लेट पर जो वृत्त निर्मित हुआ है उसकी त्रिज्या से फोटोग्राफिक प्लेट से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनके मान जो है इस समीकरण में रख देंगे। थीटा के मान और आर का मान इस समीकरण में रखकर अपन क्या करेंगे? तलों के मध्य की दूरी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तलों के मध्य की दूरी निकाल लेंगे, थीटा का मान और आर का मान रख के डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तलों के मध्य की दूरी निकाल दी, फिर तलों के मध्य की दूरी के जो अनुपात है, जैसे अपन ने ब्रैग विधि में अभी पढ़ा था, तलों के मध्य की दूरी के अनुपात से क्या किया था? क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया था। ठीक है, ठीक उसी विधि से ही चुंबकीय विधि में भी क्या होगा? तलों की मध्य की दूरी से क्रिस्टल संरचना का निर्माण का निर्धारण होता है। ठीक है, सेम वही का है, क्रिस्टल संरचना का निर्धारण उसी विधि से करना है। ठीक है, फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम भी इसमें बनाना है। जैसे अपन ने क्या बनाया, किसमें बनाया था? ब्रैग विधि में बनाया था ना, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम। सेम वही डायग्राम इसमें भी बनाना है। ठीक है, और थीटा ज्ञात करने की विधि जो अपन ने ब्रैग विधि में लिखी थी वही विधि इसमें भी आएगी। तो ये थी अपनी चूर्णी या पाउडर विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने आता है लाउवे विधि या घूर्णित क्रिस्टल विधि, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।